मैं आज की बैठक के लिए यहाँ उपस्थित और जूम पे उपस्थित लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जहाँ भी चुनाव होता है वहाँ बहुत ज़ोर शोर से कहा जाता है। जैसे अभी हरियाणा में चुनाव होने वाला है तो वहाँ के नेता कह रहे हैं यहाँ देश में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है, और विपक्ष के नेता ये बात ज़्यादा कहते हैं। जिस भी राज्य में जाइए वहाँ यही बात दोहराई जाती है। लेकिन अब से पहले आज़ादी के बाद भी चुनाव हुए। 52 में जो चुनाव हुआ उसमें गवर्नेंस का ढांचा क्या होगा, आर्थिक विकास का ढांचा क्या होगा, टेक्नोलॉजी क्या होगी, इस पे विपक्ष के नेता विस्तार से बोलते थे अपनी अपनी विचारधारा के अनुरूप। अब ऐसी राष्ट्रीय सहमति हुई है कि अनएम्प्लॉयमेंट जैसे बुनियादी मुद्दे, जो नौजवानों का देश है, ये युवक युवतियों की जो अनुपात है आबादी की, उसके बावजूद हमारे नेताओं के पास कुछ ठोस योजना, कुछ एक दृष्टि देने को नहीं है कि विकास का मॉडल क्या होगा, समाज उसमें क्या करेगा, राज क्या करेगा, बाज़ार क्या करेगा, तीनों का आपसी रिश्ता क्या होगा। इसके बारे में विपक्षी नेताओं में कहीं, जैसे बहुत जगह भाजपा विपक्ष में है तो उनके पास बड़े बड़े थिंक टैंक हैं, बहुत पैसा है, जिस तरह से वो पैसा जुटाते हैं, और कांग्रेस का एक गवर्नेंस का पुराना इतिहास है। लेकिन इन सवालों पे मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को जितनी ठोस रूप में योजना प्रस्तुत करनी चाहिए, आम लोगों को लोकतंत्र में अगर आप शिक्षित नहीं करेंगे मुद्दों पे तफसील से, तो उसके लिए पर्याप्त दबाव नहीं बनेगा और उसके अनुरूप योजना नहीं बनेगी। तो आज की बैठक में हम लोगों ने ये जो संकट है अनएम्प्लॉयमेंट का, कितना है क्या है, इस पे चर्चा नहीं है, बल्कि कैसे इस समस्या को देख के और क्या वैकल्पिक रास्ते खोजे जाएं, इस पे आज के मुख्य वक्ता विजय जी बोलेंगे। और आज की अध्यक्षता देश और दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार करेंगे, और बेरोज़गारी के सवाल पे समग्र ढंग से सोचने और लिखने और लिखवाने का काम कर रहे प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा। अब मैं अरुण जी से आग्रह करता हूं कि वह सभा की शुरुआत करवाएं। धन्यवाद विजय जी। बात तो विजय जी करेंगे असली की क्या, किस तरह का ऑल्टरनेटिव विकल्प की बात हो सकती है। सवाल ये कि किस तरह से हम लोग इसके बारे में सोचें। तो कल ही की बात है, मैं एक डिनर पे था तो वहाँ पे कुछ बिजनेसमैन वगैरह थे, तो उन्होंने कहा क्या परेशानी है अगर अडानी और अंबानी बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं तो क्या परेशानी है उससे। तो मैंने उसका उत्तर दिया कि जब हम मैक्रो में सोचते हैं और माइक्रो में सोचते हैं तो बहुत फ़र्क होता है। जो इंडिविजुअल थिंकिंग है उसमें कोई बहुत अमीर हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जब समाज की बात हम करते हैं, जब मैक्रो की बात करते हैं तो उसमें बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि अर्थव्यवस्था पहले मैक्रो में अगर सही नहीं होगी तो जो हम माइक्रो में सोच रहे हैं वो भी सही नहीं होगी। तो मुझे याद है कि जब हम लोग वैकल्पिक बजट की बात कर रहे थे सन 93-94 में, तो ये बात उस समय भी उठी थी कि बजट में रोज़गार के लिए तो प्रावधान होता है। तो हम लोगों ने यही देखा कि अगर जो प्रावधान था रोज़गार के लिए वो तो बजट का 5% था, तो अगर 95% बेरोज़गारी बढ़ाने के लिए हो और 5% रोज़गार बढ़ाने के लिए हो, तो हमारे रोज़गार की जो नीति होगी वो सही नहीं निकलेगी। अगर मैक्रो सही नहीं होगा तो हम जो अचीव करना चाह रहे हैं कृषि में, शिक्षा में, बाकी और क्षेत्रों में, वो फिर कामयाब नहीं होगा। तो इसीलिए ऑल्टरनेटिव जो है वो एक होलिस्टिक ऑल्टरनेटिव होगा, तभी हम उसको सक्सेसफुल कर सकते हैं।
तो अभी मैं इनवाइट करता हूँ विजय जी को कि वो अपनी बात रखें। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर अरुण कुमार। आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो पेपर जो मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, जिसका टाइटल है न्यू स्ट्रैटेजी टू एड्रेस इंडियाज़ ट्रायड ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, और हिंदी में रोज़गार की तिकड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए एक नई अर्थ नीति। ये 20 पन्ने का पेपर है, लेकिन इसमें जिन्होंने अगर ऑलरेडी देख लिया है तो आपने देखा होगा कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन एंड इट्स कॉजेज इज लिमिटेड टू 2 पेजेस, और 18 पेज जो हैं वो फ्यूचर कैसा हमें चाहिए और उसकी तरफ हम कैसे जा सकते हैं उसके ऊपर है। और ये मैं केवल इसलिए कर पाया क्योंकि इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस दैट ऑन बोथ माई साइड आर सिटिंग 2 इकोनॉमिस्ट्स जिन्होंने डिटेल्ड नरेशन एंड एनालिसिस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन इंडिया। तो डॉक्टर संतोष मेहरोत्रा बहुत समय से कर ही रहे हैं, और जब से PLFS डेटा काफ़ी अब आने लग गया है तो ही इज़ रियली डूइंग ऑलमोस्ट एवरी मंथ कुछ ना कुछ उस पर लिखते हैं। और मैं डॉक्टर मेहरोत्रा के साथ कई चीज़ों पे कोलैबोरेट कर चुका हूँ, उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि के, तो हम लोग साथ भी काम करते हैं। तो जिस लेवल की डिटेल में इन्होंने वो एनालिसिस कर रखी है, मुझे लगा कि उसको दोहराने में मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। आई कैन नॉट डू इट हाफ एज वेल एज हिम। सिमिलरली वो अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन के मैक्रो इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या हैं उसके बारे में प्रोफेसर अरुण कुमार ने कई जगह बहुत डिटेल में एनालाइज किया, लिखा है। बट मोस्ट रिसेंटली करीब 2 साल पहले जब वो एक पीपल्स कमीशन ऑन अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट बना था, एक मीटिंग के बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जिसको प्रोफेसर अरुण कुमार चेयर कर रहे थे, उसकी जो रिपोर्ट है उसमें देयर इज डिटेल्ड एनालिसिस कि ये जो जॉबलेस ग्रोथ की जो सिचुएशन आई तो ये आई कैसे। सो वंस अगेन आई फेल्ट कि देयर इज नो रीज़न फॉर मी टू रिपीट दैट और in any way improve it because it's already very comprehensive. So मेरा काम एक तरह से आसान भी हो गया and I could focus on my favorite topic which is the future. Somehow ये मेरी जनरल कंप्लेंट है इंडिया के बारे में कि हम लोग इतिहास से शुरू करते हैं और फिर हम वर्तमान का क्रंदन करते हैं, और वो करते करते हमारी इतनी पीड़ा हो जाती है कि भविष्य के बारे में आखिरी 2 पन्ने अगर लिखे तो लिखे, नहीं तो फिर वो अगली पेपर में या अगली गोष्ठी में। तो आई एम कंसर्न्ड प्राइमरीली अबाउट द फ्यूचर, ऑफ कोर्स बाय लर्निंग फ्रॉम द पास्ट एंड द प्रेजेंट, एंड इट्स नॉट इनफ टू merely imagine that this is the kind of future we desire. ये कोई रोमांटिक पोइट्री नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट अ रियल नेशन, अ रियल पॉलिटिकल इकोनॉमी, अ रियल डेमोग्राफी, रियल कंस्ट्रेंट्स। तो उसमें क्या पॉसिबल है, क्या और उसके लिए क्या एक्शंस लेनी पड़ेंगी, कुछ लेजिस्लेटिव, कुछ पॉलिसी लेवल, कुछ रेगुलेटरी, कुछ प्रमोशनल, कुछ इंस्टीट्यूशनल, प्रोग्रामेटिक, और उनके ऊपर कितना खर्चा होगा और वो कहाँ से आएगा, इसके बारे में भी हमें सोचना है। हालांकि प्रोफेसर अरुण कुमार का जो पेपर था उसमें भी
एट अ मैक्रो लेवल वो दिया गया है। एंड सो लेकिन जो इसमें एक क्वांटिटेटिव एनेक्शर था वो मैंने छापने के एक दिन पहले उसको निकाल के रख दिया अलग, नॉट बिकॉज आई एम नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ शेयरिंग इट, बट आई फेल्ट कि पेपर बहुत लंबा हो रहा था, और क्योंकि अगर आपको क्वांटिटेटिव बात करनी है तो कुछ डेफिनेटिव स्टेटमेंट्स करनी पड़ेंगी। तो जब तक कि स्ट्रैटेजी के ऊपर एग्रीमेंट ना हो उसको क्वांटिटेटिव करने में ऐसे लगता है कि आप यू रन अवे विद द आइडिया। तो मैं चाहता था कि दिस शुड बी सीन एज अ ड्राफ्ट पेपर, और इसमें जो भी, और ऑलरेडी कई लोगों से मुझे जो फीडबैक मिला है उससे मैंने कोशिश की। इनफैक्ट द हिंदी पेपर इज स्लाइटली बेटर देन द इंग्लिश वन, बिकॉज हिंदी में जो नए आइडियाज़ थे वो उसमें मैं डाल पाया। लेकिन आज सुबह भी मैं कुछ जो बात की थी तो और भी फीडबैक मिला था। तो जब ये इम्प्रूव हो जाएगा टू अ लेवल वे वी फील कि हाँ भाई वी नाउ एग्री ऑन दिस स्ट्रैटेजी, देन आई विल मॉडिफाई द क्वांटिटेटिव एनेक्शर। एंड तो उसमें while it is short of a general equilibrium model of the Indian economy, but it does talk about all the aspects like GDP growth, the investment required for that, the value added as a result in various sectors, the wage share and value added, the employment possibilities, and the employment possibilities with different choices of technology, which is an important question. तो वो सारा का सारा उसमें है, और उसको क्वांटिटेटिव मॉडल को इंग्लिश में एक्सप्लेन करने तो 40 पेज और लग जाते, तो इसलिए आई हैव लेफ्ट इट असाइड। बट आई मीन द रीज़न आई एम मेंशनिंग इट इज़ कि मुझे कुछ भी लिखने में बड़ा हिचक होता है जब तक कि उसके पीछे कुछ क्वांटिटेटिव एनालिसिस ना हो, जिससे कि मैं खुद ही कन्विंस हूँ कि ये जो अंग्रेज़ी में लिखा है वो फीजिबल है अंडर रीजनेबल एजम्पशंस। सो नाउ इसका जो टाइटल है इंग्लिश में अ न्यू स्ट्रैटेजी जो है उसमें NEW जो है वो कैपिटल्स में है, इट्स एन एक्रोनिम, आई विल एक्सप्लेन दैट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल सिचुएशन क्या है, और इसमें मैं जो नंबर्स जो आंकड़े इस्तेमाल करूँगा वो थोड़े राउंडेड ऑफ होंगे, उसमें उस लेवल का प्रिसिशन नहीं होगा जो प्रोफेसर मेहरोत्रा की राइटिंग्स में होता है, बिकॉज मैं केवल करोड़ों में बात करना चाहता हूँ, प्रतिशत, और वो भी 2 तक प्रतिशत में नहीं करना चाहता हूँ। कारण है कि जिस ऑडियंस से हम बात करना चाहते हैं, तो अगर हम ये कहें कि भारत का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट या वर्क पार्टिसिपेशन रेट 43% है, तो वो भाषा जो है इतना उसका असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम ये कहें कि भारत में 52 करोड़ लोग जो हैं, 143 करोड़ पॉपुलेशन है हमारी, उसमें 52 करोड़ लोग ही काम करते हैं, लेबर फोर्स में हैं, और उनमें से भी 5 करोड़ के आसपास जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, यानी केवल 47 करोड़ लोग ही काम करते हैं। तो 47 बटा या 52/144, तो वो वर्कर पॉपुलेशन रेशो जो है वो वैसे ही आ जाएगा। लेकिन टू अ पॉलिटिकल पर्सन और अ पॉलिसी मेकर 52 करोड़ इज अ सीरियस सॉलिड नंबर एज अगेंस्ट 43.19%। सो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 52 करोड़ जो लेबर फोर्स है, जिसमें करीब 5 करोड़ अनएम्प्लॉयड है, ये इस कंडीशन में है कि हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ही कम है कंपेरेबल इकोनॉमीज से। हमारे से कंपेरेबल इकोनॉमीज क्या हैं? साइज में चाइना है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, उन सब से हमारा LFPR जो है बहुत कम। डेवलप्ड कंट्रीज़ का छोड़िए, लेकिन ये 3-4 से आप कंपेयर करें तो सबसे इनसे कम है। और अगर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखें तो वो तो बहुत ही कम है। तो क्या ये हमेशा ऐसे रहेगा, या एक समय ऐसे आएगा जब लोगों को लेबर फोर्स में आना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना
घर में 2 लोग के काम किए बिना गुजर बसर नहीं होता है। अगर वो हुआ तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ जाएगा, 52 करोड़ की जगह ज़्यादा हो जाएगा, एंड नेचुरली उतना अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट ही बढ़ेगा। तो जो सरकार जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमेशा परसेंटेज में बात करती है ना, वो कम नज़र आता है, 9%, 9.5%, 10 से ऊपर बहुत कम गया है। वो इसलिए आता है क्योंकि unemployment rate is a proportion of those who are willing and able to work but are not getting work divided by those who are willing and able to work. Those who are willing and able to work is the labor force. बट वही कम है, 144 में से 52 करोड़ है। वो 52 की जगह 62 होती, रेट कहाँ से 5 करोड़ की जगह 15 करोड़ होता। वो 15 करोड़ और 62 वुड बी 25% अनएम्प्लॉयमेंट रेट। सो ये जो माया है कि व्हाट इज़ लेबर फोर्स एंड व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, वी कैन लीव इट टू द टेक्निकल इकोनॉमिस्ट। लेकिन अगर ये इकॉनमी ढंग से चल रही होती तो हमारा LFPR यहाँ से ज़्यादा होता और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी ज़्यादा होता। खैर, लेट्स कम बैक टू द करोड्स। तो taking into account the natural growth in the labor force, जो कि करीब 1 करोड़ इंक्रीमेंट है हर साल, उसमें कई कारणों से वो कोई एस्टिमेट्स 80 लाख बोलते हैं, कोई 1.25 करोड़ बोलते हैं। उसका कारण है कि अजम्पशंस हैं कि भाई कितनी पढ़ाई करेंगे एवरेज बच्चे, उनमें गर्ल्स कितनी पढ़ाई करेंगे, तो जितनी वो ज़्यादा पढ़ाई करेंगे उतना ही वो लेबर फोर्स में नहीं आएंगी, इसलिए नेट इंक्रीमेंट जो है वो पोस्टपोन होता जा रहा है। कुछ और भी एजम्पशंस होती हैं, इस कारण से आई एम सेइंग वो सब अगर आप एडजस्ट भी कर लें तो इस दशक के अंत तक हमें 10 करोड़ नए रोज़गार चाहिए। 10 करोड़, मोटी मोटी बात ये है। 10 की जगह 12 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, लेकिन 10 की जगह 2 नहीं होने वाला। तो अगर वो हमारा ध्येय है तो हमें मुस्तैद हो जाना चाहिए, बिकॉज 10 करोड़ जॉब्स टू क्रिएट इन ओनली 6 years और 5 years अब तो बचे हैं, इज एन अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर एनी इकोनॉमी एनीवेयर इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग चाइना। ये कभी नहीं हुआ है। तो ऐसी क्या खासियत है हमारे कि हो जाएगा? मुझे तो लगता है कि आज की अर्थनीति में से तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमारा अपना ट्रैक रिकॉर्ड जो है, जब उन ईयर्स में जब एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हाई था तो 40 लाख मैक्सिमम, नहीं तो 30 लाख नए जॉब्स आ रहे थे, जबकि आपका इंक्रीमेंट जो है 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ तक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी, और अगर 10 करोड़ तक अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई तो इट वुड बी, आप समझ सकते हैं क्या सोशल टेंशन्स होंगे, क्या इकोनॉमिक टेंशन्स होंगे। तो अकॉर्डिंग टू मी, ये टू ट्रिविलाइज दिस प्रॉब्लम एंड से कि ये वर्तमान सरकार की समस्या है कि भाजपा को इसको सॉल्व करना चाहिए, वी आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। दिस इज अ नेशनल प्रॉब्लम। कल को अगर सरकार बदल गई, ये प्रॉब्लम उनको भी सॉल्व करनी पड़ेगी, और कोई भी पार्टी इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है एट द लेवल दैट इज रिक्वायर्ड। तो दिस इज देयरफॉर नॉट अ क्रिटिसिज्म of the last 10 years. This is a criticism of the macroeconomic model of the Indian economy, which is there for a long time, about which there is a virtual national consensus, and we need to seriously sit and examine what it is doing to the nation, what it is doing to the population,
and what it is doing to our youth. तो अगर ये क्राइसिस है तो इसके जो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स हैं वो तो सब लोग एक तरह से बहुत सुनते भी हैं, बात भी करते हैं, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट लेवल प्रॉब्लम है। सेकेंड लेवल प्रॉब्लम जो है वो ये है कि 52 करोड़ में से आज की तारीख में जो 47 करोड़ जो काम कर रहे हैं उनमें से करीब 4 करोड़ को छोड़ दीजिए तो 43 करोड़ का जो वेजेस है या जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनकी जो इनकम है वो एडिक्वेट नहीं है, और मेनी ऑफ देम even by official poverty line definition are below poverty line. We have a phenomena of the working poor in India. क्या आप काम भी कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स में आपका नाम नहीं है क्योंकि आप एम्प्लॉयड हैं, लेकिन आप इतना नहीं कमा पा रहे हैं कि आप गरीबी रेखा के ऊपर जा रहे हैं। तो ये तो बड़ा, मतलब इससे बड़ा स्ट्रक्चरल फ्लॉ क्या हो सकता है इकोनॉमी में कि आपने एक दो नहीं करोड़ों ऐसे जॉब्स रखे हुए हैं इकोनॉमी में कि आप कर लो भैया, लेकिन आप गरीबी के ऊपर नहीं जाओगे। सो दैट इज अ स्ट्रक्चरल फ्लॉ इन द इकोनॉमी। तो एवरेज जो वेज रेट है, मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ बड़ा, और ये सब ऑल माई डेटा इज फ्रॉम द ऑफिशियल periodic labor force survey of the government of India. Last full round was July 22 to June 23, और उसकी रिपोर्ट मॉस्पी वेबसाइट पे है। तो 2023 में एवरेज मंथली अर्निंग जो थी मनरेगा वर्कर्स की 3,915 थी, कैजुअल वर्कर्स की 7,254, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स की थी 13,347 और सैलरीड वर्कर्स की थी 39। यानी वी हैव अ रेंज फ्रॉम 4,000 to 20,000, बट द हाइएस्ट क्लास विच इज द सैलरीड, रेगुलर सैलरीड वर्कर्स, द नेशनल एवरेज इनकम was 20,000 rupees per month. This is the highest category. Average है, of course there are salaried people who earn even 2 lakh, 5 lakh per month, but उनको गिन के भी average was 20,000. और इसमें जो है जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट वाले हैं सैलरीड क्लास, वो मुश्किल से करीब 8-9% है। उसमें से करीब 2 से 2.5% सरकार में है, बाकी प्राइवेट सेक्टर में है। तो यानी आपका जो कैजुअल वर्कर्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, एंड जो एक तरह से अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हैं लेकिन मनरेगा के कारण उनको कुछ तो काम मिल रहा है, वो सब मिला के करीब 90% है। तो ये हमारी नेट एम्प्लॉयमेंट को छोड़िए, एम्प्लॉयमेंट का नतीजा क्या है इन टर्म्स ऑफ इनकम्स, ये है। तो एंड सिंस लार्जेस्ट नंबर आर द सेल्फ एम्प्लॉयड, वो 13,347 है, और जो कैजुअल है वो सिर्फ 7,254 है। तो ये है एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस नंबर 2। पहली थी कि करोड़ों को चाहिए नौकरी, दूसरी है कि जिन 10 करोड़ों को नौकरी है, काम है, उनकी इनकम काफ़ी नहीं है। बट तीसरा क्राइसिस इससे कहीं इतना बड़ा ज़्यादा है कि अगर उस पर हमने ध्यान नहीं दिया तो ये डिस्कशन सारा का सारा धरा का धरा रह जाएगा। एंड दैट क्राइसिस इज द एनवायरमेंटल क्राइसिस। एंड प्लीज एक्सक्यूज मी, बट समहाउ environment does not impinge on the consciousness of economists, except a few environmental economists. You know, economists का जो पूरा मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल है उसमें
एनवायरनमेंट इज स्टिल अ वेरी मिसिंग वेरिएबल, जबकि 5 साल में हम इवेपोरेट हो जाएंगे। दिल्ली की गर्मी सबको याद होगी, जुलाई 23 वॉज द हॉटेस्ट मंथ इन द वर्ल्ड इन ह्यूमन हिस्ट्री, 23 जुलाई 24। तो और वो ट्रेंड्स और भी बढ़ रहे हैं, पानी की कमी हो रही है, एरेटिक क्लाइमेट फिनोमेना हो रहे हैं, उससे जो कैटास्ट्रोफीज हो रही हैं, चाहे वो ग्लेशियर लेक मेल्ट होने से फ्लड्स या सडन रेनफॉल से, हाँ, फॉरेस्ट फायर्स, लैंडस्लाइड्स, ये सब जो है इट्स ऑल रिजल्टिंग आउट ऑफ दैट। तो जो वेरी बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच इज़ natural resources and a stable economic system, reasonable working infrastructure, वही जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो आप ये सब अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट की क्या बात कर पाएंगे? यू नो, इट विल बी लाइक कोविड, कि जान बचाओ लाखों पाए। सो दैट अकॉर्डिंग टू मी इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइसिस ऑन विच लीस्ट अटेंशन इज बीइंग पेड। ठीक है, मतलब वन विभाग कभी वन महोत्सव में पेड़ लगाने की बात करता है तो वाटरशेड डिपार्टमेंट कुछ पॉन्ड वॉन्ड खुदवा देता है, बट दैट इज बैंड एड कंपेयर्ड टू द एनवायरमेंट क्राइसिस वी आर facing. My analysis, then what are my suggestions, what is my solution? And this NEW comes out of that. N stands for natural resource regeneration. मेरा argument है, और I'm really happy that Professor Arun Kumar is here because his voice counts. But sir, I implore you to please bring the environment and natural resources at the top of your argument. बिकॉज हम लोगों ने अपने जल, जंगल, ज़मीन और जलवायु का इतना बुरा हाल कर दिया है, और जीत और मैंने इसके ऊपर आज से 1.5 साल पहले एक पेपर लिखा था इंटरनेशनल जर्नल बुक के लिए। इट इज़ बीन पब्लिश्ड बाय स्प्रिंगर वर्ल्ड, वी कैन शेयर दैट। पर उसमें हमने कैलकुलेट किया था, तो किसी भी रिसोर्स को आप देखें, पहले आप जैसे जल संसाधन का देखिए, भारत में अभी 2 साल पहले एक सेंसस हुआ वाटर बॉडीज़ का। वी हैव 2.4 मिलियन, 24 लाख वाटर बॉडीज़ हैं केवल। विश्वास ही नहीं होता है, ऐसे देश में जहाँ 6 लाख गांव हैं, केवल मतलब एक गांव में 4 तालाब, और ये इसमें बाय द वे 1/4 एकड़ वाले वाटर बॉडी को भी तालाब माना गया। तो अच्छा, वो जो 24 लाख है उनकी जो स्थिति आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल जर्जर है। उसमें 24 में से 4 लाख तो बिल्कुल दे आर अबैंडन्ड, नॉट यूज्ड। बाकी 20 लाख का किसी का मेड़ टूटा हुआ है, तो किसी का वो सिल्टेशन हो गया है, तो किसी का लीकेज है, इत्यादि इत्यादि। सबका जो है कैचमेंट एरिया जो है एनक्रोच हो चुका है, कईयों के आउटलेट्स ख़राब हो चुके हैं, इसलिए वो पानी सड़क में सड़ान आ गई है। सो आवर वाटर बॉडीज रिक्वायर अर्जेंट रिपेयर, और उनको उनमें कितना खर्चा होगा ये सुन के आपको हंसी आएगी। एवरेज जो गाड़ियां खड़ी रहती हैं दिल्ली में, वो गाड़ियों में जितना खर्चा होता है उससे कम खर्चे में एक गांव के सारे तालाब, 4 तालाब सही हो सकते हैं एक एसयू में। एसयूवी 12, 15, 16 लाख की तो आती है, एक तालाब में किसी में 4 लाख, किसी में 5 लाख रुपया चाहिए केवल उसको सही करने में। सो दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस बाय दिस रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल, यू नो। इसी तरह आप ज़मीन पे आइए। अच्छा, वाटर में ग्राउंड वाटर का भी इसी तरह बहुत बुरा हाल है। करीब हमारे 25% जो ब्लॉक्स हैं वो तो रेड जोन में हैं, वहाँ तो एक भी आप बोरवेल नहीं खोद सकते। लेकिन बाकी भी जो हैं उनमें ग्राउंड वाटर क्राइसिस है, रिचार्ज हो नहीं रहा है, और रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सरफेस वाटर स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे, यानी आपको तालाब इत्यादि बनाने पड़ेंगे। तो
फिर आप ज़मीन पे आइए, एंड ज़मीन में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लैंड रिफॉर्म्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ लैंड। तो 320 मिलियन हेक्टेयर हमारा पूरा भौगोलिक क्षेत्र है, उसमें से करीब 160 मिलियन हेक्टेयर हम खेती करते हैं। हालांकि उतनी होनी नहीं चाहिए, करीब 20-30 मिलियन हेक्टेयर जो खेती लायक नहीं, लेकिन होती है खेती। बाकी जो है उसमें करीब 80 मिलियन हेक्टेयर नाम के वास्ते फॉरेस्ट है, मतलब वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लैंड है। ये अजीब देश है जहाँ एक डिपार्टमेंट की लैंड होने से वो फॉरेस्ट लैंड बोली जाती है। वो जंगलात की ज़मीन जो हिंदी में बोलते हैं वो सही है फ्रेज़, बजाय इसके कि फॉरेस्ट लैंड है इन इंग्लिश। यहाँ तक कि अब सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑल्सो सेड कि भाई फॉरेस्ट को डिफाइन करो। लेकिन जो ग्रीन कवर के अंडर है वो 80 मिलियन हेक्टेयर्स नहीं है। तो डिग्रेडेड फॉरेस्ट वगैरह बहुत अंडर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, करीब 20 मिलियन हेक्टेयर। इसके अलावा वेस्टलैंड्स हैं, फिर जो विलेज कॉमन लैंड्स हैं वो सब की सब यहाँ इंक्रोच हो गई हैं या उसमें ग्रीन वेजिटेशन ख़त्म हो गया है। इसके अलावा जो प्राइवेट लैंड्स हैं, जो एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, उनमें ड्यू टू ओवर फर्टिलाइजेशन, ओवर इरिगेशन, ओवर टिलिंग, उनका जो सॉइल का जो माइक्रोबियल वेल्थ है वो ख़त्म हो चुका है। पंजाब जैसी जगह में द सॉइल इज़ डेड सॉइल, हर साल आपको ज़्यादा यूरिया डालना पड़ता है। सो बेसिकली वी हैव अ क्राइसिस ऑफ लैंड, नॉट इन टर्म्स ऑफ जस्ट लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। जिनके पास है भी, दैट लैंड इज नॉट प्रोडक्टिव एक्सेप्ट थ्रू एक्सेप्शनल अमाउंट्स ऑफ इनपुट्स। सेकेंड, जल, ज़मीन, जंगल, तीनों की बात हो गई। जलवायु का हमने पहले ही बात कर लिया। इसका अगर आप सारांश लें तो we need an urgent national consensus to invest between, हमारा एस्टिमेट था उस समय 2% ऑफ द GDP, और उसके बाद डिटेल डेटा आया है तो इट्स समवेयर बिटवीन 2 to 3% ऑफ द GDP हैज़ टू बी इन्वेस्टेड नॉन स्टॉप एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 8 to 10 years। उतना इन्वेस्टमेंट होगा तो इनका पुनर्जीवन होगा। उससे लेकिन क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिविटी दैट विल गेट रिलीज्ड, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्टिविटी, फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, वाटर बॉडी से फिशरीज, फिर जो चारा होगा उससे एनिमल हस्बेंड्री, लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी, इससे रूरल इनकम्स एंड एम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ेगा कि की जो हम बात करते हैं वो सब इट कैन कंप्लीटली बी अबैंडन्ड। पीपल विल नीड मोर एंड मोर वर्कफोर्स टू स्टे। और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, बिकॉज बहुत जगह हम लोग वाटरशेड्स का काम कर चुके हैं। वाटरशेड रिवाइवल जहाँ होता है वही गांव में जहाँ पे अगर 300 परिवार थे उसमें से 200, जैसे साउथ राजस्थान की बात करता हूँ, बांसवाड़ा इत्यादि, 300 में से 240, 260 परिवार जो है पलायन करते थे। उसी गांव में वाटरशेड डेवलपमेंट करने के बाद पानी जब इतना मिलने लग गया कि खरीफ तो पूरी अच्छी होती है, रबी का भी क्रॉप होने लग गया और बल्कि गर्मी में वेजिटेबल्स भी शुरू हो गई, तो पलायन तो बंद हो ही गया, बल्कि आसपास के गांव के जो पलायन करते थे वो आके लेबर करते हैं उस गांव में, यहां तक हो गया। सो द रूरल इकोनॉमी इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ रूरल नेचुरल रिसोर्सेज, एंड रूरल नेचुरल रिसोर्सेज हैव टू बी री इन्वेस्टेड इन। अगर वो हम करेंगे तो द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच इज रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इटसेल्फ विल वैनिश, एंड देन नेचुरली आपका जो, उसके बावजूद भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सिचुएशन आ जाएगी कि इवन द इंक्रीमेंटल एम्प्लॉयमेंट विल गो इनटू एग्रीकल्चर, वो नहीं है। वी स्टिल नीड द ट्रांजिशन दैट प्रोफेसर मेहरोत्रा हैज एक्सटोल्ड बिटवीन 2004 and 2010, which is significant transfer of human resources from the farm to the non-farm sector.
but that will happen at a natural pace and in geographies which are not distant. उत्तर प्रदेश से काम ढूंढने के लिए बंबई या केरल नहीं जाना पड़ेगा. जो आदमी देवरिया में रहता है वो गोरखपुर तक जाएगा ज्यादा से ज्यादा, which is a completely qualitatively different kind of migration, much more feasible, much less expensive, much less human cost, much less social disruption. So this is therefore the natural resource regeneration is not only good for Prakriti, it's absolutely essential to bring about a change in our employment situation. लेकिन वो काफ़ी नहीं है. तो दूसरी जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है, इन आवर क्वेस्ट फॉर इक्वालिटी हम लोगों ने बांटने में बहुत ध्यान दिया. जमींदारी प्रथा थी तो उसको हटाया गया, जमीनें बांटने की कोशिश हुई. कंपेयर टू द ओल्ड डेज, नो डाउट द लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इज मच फेयर देन व्हाट इट यूज्ड टू बी. हालांकि अभी भी बहुत समस्या है, लैंडलेस फैमिलीज भी हैं. इसी तरह स्मॉल स्केल सेक्टर और माइक्रो एंटरप्राइजेस को बहुत बढ़ावा दिया गया. एज अ रिजल्ट क्या हुआ है दैट वी आर नाउ स्टक इन आवर एग्रीकल्चर with more than 80% of holdings with small and marginal farmers. The average holding is less than 1 hectare, and you know it's not possible to make viable agriculture except for a small percentage of the 9.5 crore farmers. उनमें से केवल करीब 1.5-2 करोड़ किसान ही ऐसे हैं जो टेक्निकली वायबल फार्म चला सकते हैं. बाकी सब लोग जो हैं वो नॉन वायबल फार्म चला रहे हैं किसी तरह. और अगर उसके बारे में आप कोई बात करना चाहें तो देयर इज अ होल व्यू कि नहीं ये तो लैंड रिलेशंस को बदल रहे हैं इत्यादि इत्यादि. बट वंस अगेन इट्स अ नेशनल प्रॉब्लम, वी हैव टू सॉल्व इट. टुडे वी आर स्टक कि जमीन के मोह के कारण वो बेचारे माइग्रेट भी नहीं कर सकते, वहाँ रहे तो उससे पूरा वो आय भी नहीं कमा सकते, और इसलिए वो एक तरह से बिल्कुल डिपेंडेंट हो गए हैं ऑन अनवायबल एग्रीकल्चर. देयर आर फ्यू एग्जांपल्स वेयर इवन वेरी स्मॉल होल्डिंग्स, जहाँ जैसे इंटेंसिवली सब्जी लेते हैं या कोई कैश क्रॉप्स लेते हैं जैसे फ्लावर्स हुए या मेडिसिनल प्लांट्स हुए, ठीक है आधे एकड़ 1 एकड़ से भी काम चल जाता है, but that is less than 1% of all such farms. So we need a solution for this fragmentation of our holdings. Similarly, in enterprises, abhi recently unorganized sector enterprises का जो national sample census हुआ, not sample survey, तो करीब 6.7 crore enterprises. This excludes construction and agriculture enterprises. Agriculture enterprise doesn't mean farm, but you know things like dairy, etc. उसको छोड़ के 6.7 करोड़ थे. 11.5 करोड़ उसमें एम्प्लॉयमेंट था. तो यानी एवरेज 2 persons पर एंटरप्राइज भी नहीं हुआ. This is the reason why our entire micro enterprise sector, और मैं जिंदगी लगा दी है माइक्रो एंटरप्राइज प्रमोट करने में, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि that is not a solution for employment generation. It is a solution for poverty alleviation. जिनका गुजर बसर नहीं होता था, जिनके पास जमीन नहीं होती थी, उनको माइक्रो क्रेडिट मिलने से उनकी गाड़ी चल जाती है to the point where self and family member working in that enterprise income becomes secure, may increase also. लेकिन वो तीसरे के लिए एम्प्लॉयमेंट ही नहीं जनरेट कर रहा. ये फिगर जो था 1.6 था 1996 में जब मैं शुरू किया था, क्रॉल करके 1.8 या 1.9 पे आया है. जबकि इसमें जो टॉप 1 करोड़ से भी कम है, करीब 90 लाख
enterprises हैं, they together account for 24% of this employment, 11.5 crores. तो ये 90 लाख जो है ये करीब 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। तो उनका जो एवरेज, उसमें करीब 40 लाख ऐसी हैं जिनमें 6 और मोर एम्प्लॉयज हैं, उससे भी कम कुछ ऐसे हैं जिसमें 10 और मोर है। वो दैट होल डिस्ट्रीब्यूशन मुझे पूरी तरह से याद नहीं, बट द लार्जेस्ट ऑफ दिस कैटेगरी आर द वंस व्हिच आर 6 और मोर एम्प्लॉयज। इनको मैं चिन्हित करके कहना चाहता हूं, इनको हम लेट अस कॉल देम देसी, DECI, DESI, which means 10 firms. Why DESI? Because 10 is a very important number. लेबर लॉ सारे वहां पे अप्लाई हो जाएंगे। अगर 6 अभी करंट एम्प्लॉयमेंट हो तो 3-4 लोग भी एम्प्लॉय हो जाएंगे। उसके अलावा DECI stands for something that I'll just tell you, but unless we selectively identify those enterprises which are capable of growing and employing others, and not just fall in love with the whole world of micro enterprises like I did for 30 years, we will not be able to crack the employment problem. We will be able to crack the self-employment problem, and that has been cracked, by the way. There is no need to worry about, that sector anymore. पिछले साल ये 3.5 लाख करोड़ रुपया गया है माइक्रो एंटरप्राइजेस को फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर, लेकिन जो नेक्स्ट सेक्टर है उसको कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि दे आर नाइदर लार्ज फर्म्स नॉर आर दे माइक्रो एंटरप्राइजेस. So we need a national policy where significant amount of bank credit and some risk capital flows to this size of enterprises which are called DESI enterprises. लेकिन इसमें जो DECI है वो क्या है? First of all, D stands for demand. These enterprises should be encouraged only in those sectors for which there is demand. और डिमांड जो है unfortunately due to the skewed income in our income distribution in the country, demand has got concentrated in metros, in urban areas, and there is some export demand. तो ये भाई लोग जो हैं जो 10 and more employment वाले हैं, I am suggesting कि इनको design inputs, skill training, equipment, market research, other infrastructure linkages, logistic links, banking linkages, ये सब दी जाएं so that they can cater to non-local markets. क्योंकि local markets में उतनी purchasing power ही नहीं बची है. अब जो बाकी की जो करीब 6 करोड़ एंटरप्राइज बची, वो क्या करेंगी? They should cater to the local economy. और local economy कोई कम नहीं है. अभी जो 2022-23 का जो हाउसहोल्ड कंजम्पशन इकोनॉमिक्स डेटा आया है, उसको मैंने एक जिले के लिए, जिससे मैं फेमिलियर हूँ, एक ज़माने में संथाल परगना जिला बोला जाता था, अब तो 3 हो गए, देवगढ़, गोड्डा, दुमका, उन तीनों को जोड़ के और झारखंड की पर कैपिटा इनकम उस पर लगा के, तो विश्वास नहीं होगा. संथाल परगना जैसे जिले में एनुअल कंजम्पशन इज 56,000 करोड़, और उसमें अगर आप उसका कंजम्पशन वेक्टर स्टडी करें कि भाई क्या क्या लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसमें मुश्किल से 10% चीजें ऐसी हैं जो उस जिले से बाहर से आनी चाहिए. कुछ मेटालिक आइटम्स है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, इत्यादि. एवरीथिंग एल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट लोकली. 40-50% तो उसमें फूड का ही होता है. सीरियल्स अब कम हो गया है, लेकिन वेजिटेबल्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, एग्स है, मीट है, ये सब है. उसके अलावा क्लोथिंग है, शूज़ हैं, वुडन आइटम्स हैं, उसके अलावा सर्विसेज का भी अब कंजम्पशन शुरू हो गया काफ़ी. सो ऑल दीज आर अमीनेबल टू लोकल प्रोडक्शन.
And therefore, the non-desi enterprises, as they are already doing, they are not working for export. But what I am saying is that we need not feel that we are abandoning them. They should be encouraged to produce for the local economy in a productive manner and generate surpluses out of that. लेकिन वो भी तभी सक्सेसफुल हो सकती है if we stop thinking of enterprise as an employment strategy. क्यों भाई, आप क्या बेरोजगार हैं? अच्छा आ जाओ, आपको लोन दिलवा देते हैं, ये अपना कुछ खोल लो। वो लोन भी डूबा, वो व्यक्ति भी डूबा, और फिर अगले बार ये मैसेज चली गई बैंकर में कि यार कोई अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट है तो उसको वहीं से बाहर से भगा दो। So we need to be careful and selective about who is financed and encouraged to become an entrepreneur. उसके लिए पूरा काम हुआ है, इसी देश में हुआ है. This is, by the way, coincidentally the 60th year of the work that Harvard psychologist David McClelland had done in Kakinada. उस ज़माने में एक CET इंस्टीट्यूट होती थी, Small Industries Extension and Training Institute. Now it's called NIMSME, National Institute for Micro, Small and Medium Industries Extension, हैदराबाद में. मैक्लेलैंड ने वो सब काम करने के बाद एक किताब लिखी कॉल्ड अचीवमेंट मोटिवेशन, और उन्होंने बहुत डिटेल स्टडी से प्रूव किया कि एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बेसिक क्वालिटी जो है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स का, कि उनमें हाई अचीवमेंट मोटिवेशन होता है, जो कि पॉपुलेशन में इक्वल नहीं है अनफॉर्चुनेटली. अब क्या किया जाए, करीब 10, कहीं किसी पॉपुलेशन में 10%, किसी में 8, किसी में 12, लेकिन ऐसा नहीं कोई पॉपुलेशन ग्रुप होता है कि वो 90% एंटरप्रेन्योर्स बने. तो ये जो एक तरह से मिथक फैला दिया गया है, उसमें प्रोफेसर यूनुस भी बोलते हैं, उनसे मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ, दैट एवरीबडी इज अ माइक्रो एंटरप्रेन्योर. कि आप सड़क पे बैठ के सब्जी बेच रहे हैं क्योंकि और कुछ आपके पास चारा नहीं है, तो आप माइक्रो एंटरप्रेन्योर बन गए. ये गलत बात है. यू नो, वी आर, इट्स लाइक सेइंग कि आपका कद है 5 फुट और आप बास्केटबॉल टीम के मेंबर बन जाएंगे, जबकि आपको मिनिमम 6 फुट 2 इंच चाहिए. सो to solve a problem, we need to ensure that the entrepreneurial resources are given to entrepreneurs, which means that हमारा पूरा जो enterprise promotion strategy है, उसमें achievement motivation testing and training should be a key element. Otherwise, we are wasting money and we are generating NPAs. But third thing, अगर एंटरप्रेन्योर्स ही लगा दिए और उन्होंने 10-10 व्यक्ति रख लिए, तो व्हाट विल प्रिवेंट देम फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग दीज पीपल? अभी वो बड़े शहरों में जाके एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, अभी अपने गांव में एक्सप्लॉइट होंगे. तो इसके लिए मैं 3 चीज़ें सेफगार्ड बता रहा हूँ. एक तो टू बी एक्सप्लॉइटेटिव इन लोकल सिचुएशंस in today's polity is much more difficult than in distant situations. Second, because I am saying minimum size 10, all labor codes must apply and must be enforced. And third, in addition to entrepreneurial achievement motivation, there are other psychometric tests where we can select for people who have also what's called a high extension motivation, which is people who also then have a positive social orientation and who can then act as entrepreneur trustees rather than just entrepreneurs. So we move towards an economy where वो खुद तो कमाते हैं, लेकिन उनके वर्कर्स भी जो हैं वो उनके जितने संपन्न ना भी हों, लेकिन उनका कम से कम शोषण तो नहीं होगा. Moving on to the third, तो N और E हो गया. N was natural resource generation, E was employment based on entrepreneurship, and W stands for well-being based employment. हमारे देश में वृद्धों की प्रतिशत ऑलरेडी करीब 12-12.5 के आसपास पहुंच रही है. शिशुओं की तो 20% के ऊपर ही है.
disabled लोग भी, depending on what level of disability you count, can be anywhere between 3 to 7%. फिर मरीज और other types of people who need help. मतलब at any time in the economy, roughly 40 to 50% of the population requires physical care. आज की तारीख में इसको पंजाबी में बोलते हैं रफड़. मतलब this is a hassle because people have to go out to work, long commuting. The woman of the house, even if she is not working, she has too many responsibilities. So caring and providing care, whether it is to a child or a disabled person or an elderly person or a sick person, has increasingly acquired the characteristics of being a hassle. And the reason is because we have shoved it into the unpaid economy. अगर आप नेशनल सैंपल सर्वे का डिस्पोजिशन ऑफ हाउस होल्ड लेबर का जो डेटा अभी आया 2019 वाला उसको देखें तो ये जो डिबेट है संतोष कि फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट इंडिया में बहुत कम है, वो डिबेट तुरंत बंद हो जाएगी क्योंकि फीमेल्स आर वर्किंग ऑल द टाइम बट दे आर डूइंग रिप्रोडक्टिव ड्यूटीज which are unpaid and uncounted as work by economists. To me, that's a problem with economics. It's not a problem with the women. Absolutely correct. That discipline needs to correct itself. Okay? And what does it mean? It means we need to find a way to value the caring part of the economy. We need to value the reproductive functions that are provided. Whether it is done through state subsidies, whether it is done through social credit programs, we have to see. I have no pat answers, but that needs to be corrected. And once that is done, you will find that once that work is remunerated, suddenly you will see, अरे करोड़ों jobs हैं भैया. आजकल एक आंगनवाड़ी में एक महिला को आप 4,000 रुपया देके टरका देते हैं और वहाँ 60 बच्चे पहुँच जाते हैं, जबकि स्टैंडर्ड ये होना चाहिए कि हर 5-6 बच्चों के ऊपर एक आया होनी चाहिए और उसको कम से कम 10-12 हज़ार रुपया मिलना चाहिए पार्ट टाइम वर्क के लिए. लेकिन उसको हम काम ही नहीं मानते हैं. शी इज नॉट कंसिडर्ड, दैट्स नॉट कंसिडर्ड डिजायरेबल एम्प्लॉयमेंट. सो केयर गिविंग is a major source of employment if only. And if that is so, same thing about education. We created an absolute, two-class education system. और जो lower class का education system है उसमें remunerations are so poor that मतलब teachers जो हैं वो उनको बहुत कम पैसा मिलता है. And many other such services. So जो services economy है, हम उसके बारे में ये ना सोचें कि बैंगलोर में जाके कॉल सेंटर्स बनाने पड़ेंगे या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर्स बनाने पड़ेंगे. नहीं, हर गांव में आंगनवाड़ी होनी चाहिए, हर गांव में एक डिसेबल्ड केयर सेंटर होना चाहिए, हर गांव में एक कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए जहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज और ये सब हों. But all those should be remunerated. They should not be khairat mein, so that it becomes part of the mainstream economy and the whole GDP composition changes. Now that will require intellectual work by our universities. It will require powerful defense of that new economics by our economists. We have to revalue natural resources and we have to revalue human resources because we have systematically exploited these for the last at least 80-90 years. And उसके कारण हमारी इकोनॉमी इस कगार पे आ गई है कि ना हमारी प्रकृति बची है, ना हमारी संस्कृति बची है, और बिल्कुल एक अजीब सी इकोनॉमी में है जहाँ एक तरफ तो 5,000 करोड़ का वेडिंग होता है और दूसरी तरफ
करोड़ों लोग जो है 5,000 रुपया कमाते हैं और उनका वेडिंग हो नहीं सकता. So it's time we said this is not acceptable, and this voice needs to come from everybody. And I want to end by saying that इस बीच में, अनुपम नहीं है लेकिन मैं बता दीजिएगा कि इस बीच में जो छोटी डिबेट है कि सरकारी जॉब हमको मिलने चाहिए. अरे भैया, पूरी इकोनॉमी में 2-2.5% तो सरकारी जॉब है. उनमें से रिक्त वाले जो है 0.5% होंगे. अनुपम आप आ गए, आपके लिए बोल रहा हूं मैं. हाँ, उनके पीछे इतनी एनर्जी, इतना नेशनल टाइम वेस्ट हो रहा है कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वेयर 99.5% of the rest of the economy's jobs are going or not going. We should completely abandon our obsession with सरकारी jobs. I'm not saying कि आपकी डिमांड सही नहीं है, लेकिन our obsession should be with fixing the economy, the macro economy, so that it genuinely creates multifaceted jobs for in all sectors, private sector, self-employed sector, entrepreneurial sector, and then only we'll have a healthy economy. So, ये जो है कि एम्प्लॉयमेंट का डिस्कशन अगले दिन सरकारी एम्प्लॉयमेंट का डिस्कशन हो जाता है. दैट इज वी शुड अबैंडन दैट होल लाइन and work on these nature-based and well-being-based jobs. Thank you very much. आपने ये शायद देखा होगा कि सबसे ज़्यादा तेज़ ताली मेरी तरफ से आई थी. ये इस बात का प्रतीक है कि मैं हूँ अर्थशास्त्री अवश्य, मगर ये आपको बता रहा है कि मैं इनकी बातों से 100% सहमत हूँ. 100%. और ऐसी इन्होंने एक बात नहीं कही है जिससे मैं असहमत हूँ, क्योंकि मैं जिस अर्थव्यवस्था को जाहिर है दशकों से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे मित्र और पुराने मित्र विजय महाजन ने इस खूबसूरती से और इस समग्रता से उसका प्रस्तुतिकरण किया है, उसको समझा है और उसके बारे में आगे क्या करना है वो नीतिगत रूप से एक विजय जैसा आदमी ही कर सकता है. ये बधाई के पात्र हैं. ये छोटी मोटी बधाई के पात्र नहीं है. मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इस तरीके की सोच, इसमें कोई दो राय नहीं है. हमारे जैसे, और मुझे ताज्जुब होगा अगर अरुण किसी भी इनकी बात से असहमत होंगे, मैं आपको ये इतना कह सकता हूँ, क्योंकि ये जो पर्चा इन्होंने अभी आपके सामने प्रस्तुत किया है, ये पर्चा मेरी एक किताब में, अंग्रेज़ी की किताब में, रिवाइविंग जॉब्स में आ रहा है. उसका लेटेस्ट एडिशन पेंगुइन में, और फिर हिंदी में आ रहा है. तो ये पर्चा तो आपको खैर डाउनलोड आप शायद करवा ही सकेंगे, और आप सबको आप सबको पढ़ना चाहिए और ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बातें जिस बारीकी से इन्होंने समझाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है. कोई दो राय नहीं है. मैं सच आपको बताऊं कि मैं थोड़ी बातें बस इनकी चर्चा पे और इन्होंने जो बातें कही हैं वो उनको दोहरा करके थोड़ा सा और इलैबोरेट करूंगा, मगर उससे आगे मुझे और कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये पिछले 18 साल से मैं स्वयं महसूस कर रहा था. और ये शुरू दिन से, जब से मैं 18 साल पहले विदेश से वापस आया था और मेरी पहली नौकरी योजना आयोग में थी, और मैं रूरल डेवलपमेंट और ग्रामीण विकास का एडवाइज़र था. तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसमें कई चीज़ें जो ये कहते हैं
और 12वीं में भी हमने कुछ कहने की कोशिश करी थी। बहुत नया था उस समय, ये सब बातें बहुत नई थीं और ज़्यादा कहने के लिए संभव भी नहीं था, क्योंकि जो ये क्लाइमेट क्राइसिस की ये बात कर रहे हैं ना, वो उस भीषण रूप से आपको जो अब दिख रहा है वो तब नहीं दिख रहा था। हमें अपने जीवन में उतरते हुए इसके जो असर हैं, असरात, मतलब देखिए, मोटी बात यह है कि क्लाइमेट चेंज पे हर साल एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होती है, कॉप, और मैं एक अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च एडवाइजरी ग्रुप में का सदस्य हूँ, जिसमें कॉप में जाने वाले बहुत से विशेषज्ञ आते हैं। और सच मतलब हमको मालूम है कि हम अभी केवल सेल्सियस शायद 1.1 डिग्री ज़्यादा बढ़ा है कंपेयर टू द बेंचमार्क, तब हम इसको बर्दाश्त करने वाली स्थिति में नहीं है। हमारा किसान इसको बर्दाश्त करने वाली स्थिति में नहीं है, जो गर्माहट हो रही। यूरोप वाले क्यों बर्दाश्त कर पा रहे हैं? क्योंकि वो ठंडे देश में है। अमेरिका वाले क्यों बर्दाश्त कर पा रहे हैं? क्योंकि वो टेम्परेट देश में रहते हैं और उनके पास, दोनों देश समूहों के पास अथाह अकूट पैसा है और वो तकनीक को भी काबिज कर चुके हैं जिससे वो अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ दूसरा डिबेट चल रहा है। वहाँ डिबेट ये चल रहा है कि ये, मतलब ट्रंप साहब ये क्लेम करते हैं तो ये क्लाइमेट चेंज सारी चर्चा होक्स है, यानी कि सब जो क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं वो बकवास कर रहे हैं। उनको कौन समझाए कि हम तो आज और नहीं पिछले 5, 6, 10 साल से खास तौर से भयंकर रूप से प्रभावित हैं। मतलब अब आप सोच सकते हैं कि एक आम वर्कर किस प्रकार इस भीषण गर्मी में किस प्रकार काम कर रहा था। अगर काम न करता, जो स्थिति इन्होंने बिल्कुल वर्णन करी, बिल्कुल सही वर्णन करी, आपका दिल दहल जाएगा सोच करके भी कि वो कैसे काम कर रहा है और आगे चलते हुए वो कैसे काम करेगा। तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और मैं आई मीन his criticism of economists about their I'm saying in Indian economists, in the Indian economy, policy makers तो भूल जाइए, पॉलिसी हमारे जो नीतिगत लोग हैं। I mean, मुझे कम से कम इतना तो लगता था जब मैं सरकार में था 2014 तक, 2006 से 14 तक, कि there was a plan, there was genuinely a plan। अब कोई पिछले मुझे 10 साल में कोई प्लान नहीं दिखता। मुझे सिर्फ सोलर पावर को अंधाधुंध सपोर्ट करने की चेष्टा दिखती है। और वो सपोर्ट हो रहा है किसके एवज में? वो सपोर्ट हो रहा है, और ये इस विषय पर दिनेश काफ़ी चर्चा करेंगे मैं सोचता हूँ। किसके एवज में? विंड के। हमारा वी वर ऑलरेडी a power to be reckoned with, a global power to be reckoned with। 14 में हम 3% एनर्जी जनरेट कर रहे थे विंड से, मगर उसके एवज में और वो इंडस्ट्री बैठी चली जा रही है। अब आप सोच लीजिए कि ये क्या स्थिति है, क्योंकि आप सोलर पे हमारे देश में जो इंडस्ट्री बढ़ रही है वो पहले अडानी को अच्छी तरीके से दी गई, फिर टाटा को अब दी जा रही है। वैसे भी सारा इक्विपमेंट चीन, मलेशिया और वियतनाम से आता है। ऐसी स्थिति में, खैर अब ये मुद्दे पर काफ़ी चर्चा हो गई, मैं ज़्यादा इस पर नहीं बात करना चाहता, मगर मैं आपसे 100% सहमत हूँ कि हमारे देश के अर्थशास्त्रियों को ही नहीं, हमारे देश के नीतिगत जो निर्णायक लोग बैठे हैं वो इससे
एक क्रूर किस्म की सरकार तो वैसे ही हमारे बीच में है, वो इस बात से बिल्कुल अवगत ही नहीं है कि ये जो 6 करोड़ लोग खेती में वापस चले गए हैं पिछले 3 साल में, वो इन्हीं की हरकतों की, सरकार की हरकतों की वजह से 6 करोड़ लोग, आपको विश्वास नहीं होगा ये जान करके कि इनकी हरकतों की वजह से 6 करोड़ लोग किस खेती में जाकर के जुड़ गए, जबकि ये सारा जो इनका वर्णन था, चर्चा थी, विश्लेषण था, वो सारा खेती पे ही केंद्रित है। तो अगर आप उस पे जो वैसे ही सरप्लस लेबर वहां है, वहां आप और ढकेल रहे हैं, इनकी सोच ही कुछ अलग है, क्योंकि इन्होंने कभी they have never even recognized employment as an issue. In 10 years, they are still selling a narrative every day of the year. हर साल इनके नीतिगत जो एडवाइजर्स हैं, वो मतलब किस किस का नाम लूँ मैं, जितनी बार उनकी हिमाकत भरे लेख आते हैं या हिमाकत भरी स्टेटमेंट्स, चाहे वो वॉशिंगटन में बैठे इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हों, चाहे इनके सरकारी अर्थशास्त्री हों, चाहे वो आरबीआई क्लेम्स का डेटा हो, इतना कूड़े का इस्तेमाल, कूड़ा डेटा का इस्तेमाल होकर के भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये समस्या है ही नहीं भाई। तो तुम अनुपम और ये तुम लोग क्या कर रहे हो? हमारा समय क्यों बर्बाद करते रहते हो इतना? हमें करने दो ना, आप सब देशद्रोही हो। जो रिकग्नाइज ही नहीं कर रहा है कि समस्या है भी, तो आप उम्मीद भी क्यों कर रहे हैं कि मैं, देखिए बहुत सी टेक्निकल बातों में अभी नहीं जा रहा हूं, क्योंकि वो मैं इनसे उधर मुंह अलग से बात कर लूँगा। छोटी मोटी बातें हैं, कोई इनसे मेरा बहुत बड़ा गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि ये सारी, मैं दोहरा रहा हूँ ये बात कि ये मतलब मैं जो एक दो बातें कहता भी वो खुद मानते हैं कि भाई देखो ये 6 करोड़ आपने वैसे ही वापस कर दिए खेती में। उससे पहले ही स्थिति ये थी कि 42% लोग खेती से जुड़े हुए हैं और वो केवल 15% जीडीपी को में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो स्थिति 20 से पहले भी थी और उसमें सुधार हो रहा था, मगर वो सुधार को इन्होंने रिवर्स कर दिया है। और इनकी जो तीसरी बात, तो मैं जल्दी ख़त्म करूंगा, देखिए इनका जो ऑल्टरनेटिव प्लान है विजय का, आई मीन 100% agreement with him, because there are different elements of what he is saying which I have actually written about in my own work. Let me give a certain new... Recording in progress. I'm going to repeat this for the benefit of those who are... I'm muted, sorry, I need to fix this. I'll fix it, don't worry, मैं ले लूँगा। इन्होंने जो आखिर के 15 मिनट में बातें करी, बहुत गूढ़ बातें करी हैं। ये कहते हैं ये अर्थशास्त्री नहीं है, मगर इनको मैं 40 साल से जानता हूँ। मतलब इनकी शोहरत, मैं अभी पिछले हफ्ते तक इंग्लैंड में था, विजिटिंग प्रोफेसर था बाथ में। इनकी शोहरत, जो मेरे होस्ट प्रोफेसर हैं, वो भी भारत पे काम करते हैं, मगर और देशों पे भी काम करते हैं। अंग्रेज प्रोफेसर हैं। ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ द सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ, जहाँ मैं विजिटिंग प्रोफेसर हूँ, अभी भी था। वो इनका नाम ले रहे थे, वो नाम इनका भूल गए थे, मगर बेसिक्स उनको याद था। आप समझिए कि ये बंदा 40 साल से ये काम कर रहा है, इस वजह से इतनी गूढ़ बातें, अर्थशास्त्री न होते हुए भी सारी वो बातें कह रहे हैं जो मैं पिछले कम से कम 5-6 साल से तो बोल ही रहा हूँ इस सरकार को। पिछली सरकार को भी बोलता था, मगर पिछली सरकार तक वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम इस व्यापक रूप से नहीं उभर के आई थी।
And I 100% agree with him that we have to focus on those enterprises which employ more than 6 workers. एक चीज़ जो इन्होंने इशारा किया, मगर मैं आपके लिए दोहराना चाहता हूँ कि ये जो एनुअल सर्वे ऑफ एंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जिसका आंकड़ा बड़ी देर जाकर के अभी इस सरकार ने जारी किया है। 1.5-2 महीना पहले इलेक्शन रिजल्ट जैसे ही आया उसके 10 रोज बाद आदत बन गई इस सरकार की। 2019 में पीएलएफएस का डेटा 17-18 का वो ये बता रहा था कि जो बेरोजगारी दर हमारे देश के इतिहास में 45 साल के इतिहास में सबसे उच्चतम स्तर पे पहुंच गई थी। उस आंकड़े को इन्होंने 2019 के आंकड़े नहीं, 2017-18 के आंकड़े नहीं जारी किए, 1 हफ्ता बाद जारी किए इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद। और मैं आपको ये किस लिए बहुत ही अहम बात है, ये इसलिए अहम बात है क्योंकि इस कमरे में आधे लोग युवा बैठे हैं और आधे लोग हमारी उम्र के हैं। जो लोग युवा हैं वो उनको ये बात ज्ञात होगी, अच्छी तरीके से ज्ञात होगी कि अगर इस सरकार को किसी ने आज अपनी स्थान पे बैठाया था तो वो युवा थे। माफ करिएगा, वो युवा थे 2014 में, वो 2019 में और अधिक मात्रा में युवा थे। आप आंकड़े सीएसडीएस के देख लीजिए, वो मानसिकता पलटी है, बदली है। और ये जो आसियुस का डेटा अभी रिलीज हुआ है उसकी एनालिसिस तो हम अब कर रहे हैं, क्योंकि मतलब 2020 से 22 तक इस सरकार ने पता नहीं क्या सोच के मुझे स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स का सदस्य बना दिया था ऑफ द एनएसओ में। मतलब एनएसओ को कर रहा था 3 साल, 20, 21, 22 में। कहते कहते हम कई 2-3 लोग जो सदस्य थे थक गए कि आसियुस का डेटा रिलीज करो। आसियुस का डेटा रिलीज नहीं कर रहे थे। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस पे क्या आघात इन्होंने किया है। पहले नोटबंदी करके, उसके पश्चात जीएसटी लागू करके, और फिर 4 घंटे की नोटिस पे एक देशव्यापी अति स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लागू करके जो आघात छोटी इकाइयों पे किया है, जो आघात रोजगार पे किया था और छोटी इकाइयों पे, वो सब जाहिर हो गया। इसीलिए ये जारी नहीं कर रहे थे। हफ्ता 10 रोज बाद इलेक्शन रिजल्ट के बाद जारी किया है। तो बहुत चंड सरकार है, बहुत होशियार सरकार है, और इनकी चालाकियां अब सब साफ हो रही हैं, सारे पर्दे फाश हो रहे हैं। तो मैं यही बातें कह करके अपनी बात को ख़त्म करूंगा, क्योंकि सच पूछिए तो विजय ने सारी बातें जो कहने लायक थी वो ये कह चुके थे। धन्यवाद। थैंक यू संतोष। थैंक यू संतोष। एंड एज आई सेड टू बिगिन विद ना कि जो मैक्रो है ये बहुत ही ज़रूरी है, और जैसे पर्यावरण का अगर ध्यान भी रखना है तो वो भी मैक्रो में आएगा, हम अलग से उसको नहीं कर सकते। जैसे कि मैं बार बार ये कहता हूँ कि हम लोग जब इंटरडिसिप्लिनैरिटी की बात करते हैं तो हम इकोनॉमिक्स में ऊपर से हिस्ट्री जोड़ देते हैं या जब बाकी जोड़ देते हैं। हमको पर्यावरण भी बिल्कुल एक इंटीग्रेटेड वे में लेना पड़ेगा। तो मुझे याद है कि हम लोगों ने 1989 में नेशनल फ्रंट का मैनिफेस्टो बनाया था। मैं मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग कमेटी का वाइस चेयरमैन था लक्ष्मी जैन के साथ। तो उस समय भी हम लोगों ने पर्यावरण को एक सेंट्रल उसमें पोजीशन दी थी। फिर जब हम लोगों ने ऑल्टरनेट बजट बनाया था 93, 94, 95 में, उसमें भी जो पर्यावरण था वो भी एक सेंट्रल फीचर था। उसमें मतलब कि आप किस तरह का पब्लिक फाइनेंस रखेंगे, किस तरह का एग्रीकल्चर होगा, किस तरह की इंडस्ट्री होगी, उसमें सब में
ये पर्यावरण का ध्यान रखा गया। तो जब तक सॉवरेनिटी रीगेन नहीं करेंगे हम ऑल्टरनेट पॉलिसी की तरफ नहीं जा पाएंगे। और उसमें जो 1991 के बाद जो नीतियां हैं उनको हम कहते हैं सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स मतलब कि बिजनेस को हम इंसेंटिव देंगे और बिजनेस अर्थव्यवस्था को आगे चलाएगा, और जो स्टेट है वो रिट्रीट करेगा। स्टेट का रोल क्या होगा? पूरी तरह रिट्रीट नहीं करेगा, Recording in progress. स्टेट विल रिट्रीट इन अ स्ट्रेटेजिक वे। तो स्टेट का रिट्रीट कंप्लीट नहीं है, तो वो जहाँ पे लेबर का हित है वहाँ से रिट्रीट करेगा, पर जहाँ कैपिटल का हित है वहाँ पे उसको आगे बढ़ाएगा। तो इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने जो लाइन दी थी 1980s में, दो चीज़ें उसमें अहम हैं। एक तो था कि मार्केट फ्रेंडली स्टेट इंटरवेंशन, मतलब वो स्टेट का इंटरवेंशन होना चाहिए मार्केट को आगे बढ़ाएगा। और दूसरा था, उनको पता था कि जो उनकी नीतियां हैं उससे गरीबी और बढ़ेगी। तो फ्रॉम मिड 80s ऑनवर्ड उन्होंने रखा कि सेफ्टी नेट इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर लोग गरीब हो जाएंगे उनकी नीतियों की वजह से तो एक सोशल एक्सप्लोजन होगा। हमारे देश में Recording भी in progress. 2005 के बाद हम लोगों ने सेफ्टी नेट प्रोविजंस किए, चाहे राइट टू वर्क हो, चाहे राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू फूड हो, मिड डे मील स्कीम हो वगैरह, हमने सेफ्टी नेट प्रोविजंस किए। लेकिन जो कैपिटलिज्म का जो क्राइसिस है वो इतना गहराता चला जा रहा है कि डिमांड नहीं है, डिमांड कम है क्योंकि इतनी असमानता है। क्रूगमैन का एक पेपर था 2005 का जिसमें उसने कहा कि जो 2001 के सेंसस आया था वहाँ पे कि अब जो असमानता है अमेरिका में वो सन 1920 के दशक से भी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ये गैर बराबरी थी वो कम हो गई थी, स्टेट इंटरवेंशन था, कलिस्की कीन्सियन पॉलिसीज़ वगैरह फॉलो की गई। तो इसलिए जो ये गहराती हुई असमानता है, अब उसके चलते डिमांड की शॉर्टेज है, और डिमांड की शॉर्टेज की वजह से अब कहा जा रहा है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम होनी चाहिए। यूनिवर्सल बेसिक इनकम मतलब हर एक के हाथ में पैसा, अंबानी के हाथ में भी पैसा होगा और जो गरीब रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में काम कर रहा है उसके हाथ में भी पैसा दिया जाएगा बराबर। तो ये जो है ये कैपिटलिज्म के प्रिंसिपल के खिलाफ जाता है। जो कैपिटलिज्म का एक प्रिंसिपल है जो कलेस्की ने इनंसिएट किया था लेट 30s में कि यू पे फॉर द वर्क डन, यू डोंट पे फॉर वर्क नॉट डन। इसी बेसिस पे सब्सिडी को कैपिटलिज्म में गलत माना जाता है कि वो जब मार्केट को डिस्टॉर्ट कर देती है। और जब आप कह रहे हैं आज कि आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम देंगे तो आप बिना किसी के काम किए आप उसको पैसा दे रहे हैं, यानी कि कैपिटलिज्म का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसके खिलाफ जा रहे हैं। तो कैपिटलिज्म का एक बहुत गहराता हुआ संकट बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि आज जिस तरह की टेक्नोलॉजी है, जिस तरह का इन्वेस्टमेंट पैटर्न है जो ग्लोबल फाइनेंशियल कैपिटल का है, उसके चलते हुए पूरा रोज़गार पैदा नहीं होगा। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आ रही है उसके चलते ये सिचुएशन और ज़्यादा परेशानी के सबब बन जाएगा, Recording in progress. क्योंकि जो अभी जो अनस्किल्ड लेबर है और सेमी स्किल्ड लेबर है, अभी तो जो टेक्नोलॉजी है उसको डिस्प्लेस कर रही थी, लेकिन अब जो स्किल्ड लेबर है उसको भी जो टेक्नोलॉजी डिस्प्लेस करेगी। इससे कनेक्शन कटा है अभी आ गया। अच्छा, कुछ सबको म्यूट नहीं कर सकते? नहीं। करो ना म्यूट, सबको म्यूट कर दो। म्यूट ऑल, सभी को म्यूट कर दीजिए, म्यूट ऑल। जिसको बोलना होगा तो बोलेगा। सॉरी, आज कुछ इंटरनेट बार-बार जा रहा है। हाँ, तुम बोले जाओ, बोले जाओ, चल रहा है, तुम्हारा चल रहा है। अच्छा। हाँ, नो म्यूट। तो- टॉकिंग अबाउट द ऑनलाइन। तो ये जो समस्या है आज कि कैपिटलिज्म का क्राइसिस है, कैपिटलिज्म जो जिस तरह की टेक्नोलॉजी अपना रहा है, जिस तरह का कैपिटल का दबदबा है, और कैपिटल का दबदबा क्यों है? क्योंकि कैपिटल हाईली मोबाइल है, और ये जो हाईली मोबाइल कैपिटल है वो एक देश से दूसरे देश, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, और वो कंसेशंस एक्सट्रैक्ट कर रहा है कि अगर साउथ कोरिया में हमें कैपिटल गेन्स में ये कंसेशन मिल रहा है तो अगर आप नहीं देंगे तो हम वहाँ चले जाएंगे। और इसकी शुरुआत कब हुई है? 1990 में जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ है तो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के पास कैपिटल नहीं था, और क्योंकि उनके पास कैपिटल नहीं था उन्होंने कैपिटल अट्रैक्ट करने के लिए टैक्स रेट काटने शुरू किए। दिस इज कॉल्ड द रेस टू द बॉटम।
रेस टू द बॉटम का मतलब है कि उन्होंने काटे तो जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह सब ने अपने टैक्स रेट काटे। तो जो सोशल प्रोग्राम से उनके लिए जब पैसा कम हो गया, बजट में पैसा नहीं, तो वहाँ पे अगर आप देखें तो रेस टू द बॉटम के चलते हम लोगों ने भी अपने टैक्स रेट्स काटे हैं। और दूसरा जो हुआ उसको बोलते हैं बेप्स, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो जो बेप्स है इसका मतलब जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हैं वो वहाँ पे जाके बस रहे हैं जहाँ पे कि टैक्स रेट कम है, जहाँ पे सीक्रेसी है। तो जैसे आयरलैंड जो एक गरीब देश समझा जाता था यूरोप में, वो सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस हो गया क्योंकि उन्होंने अपने टैक्स रेट इतने काट दिए कि बड़ी बड़ी कंपनियां स्टारबक्स और गूगल वगैरह सब वहाँ पे हेडक्वार्टर्स उन्होंने सेटअप कर लिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो आज की स्थिति है उसमें कौन से फोर्सेस हैं जो ऑल्टरनेट प्रोग्राम को अपोज करेंगे, किस तरह की टेक्नोलॉजी है जिसमें कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो बहुत बुरी तरह से कट रहा है, और जो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स जो सरकार अडॉप्ट कर रही है उसके चलते हुए रोज़गार कैसे पैदा होगा, क्योंकि उससे डिमांड जो प्रॉब्लम है वो तो बनी रहेगी। तो आज डिमांड की प्रॉब्लम बनी रहेगी तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, जब इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा तो फिर रोज़गार पैदा कम होगा। तो एक तरफ टेक्नोलॉजी वो कर रही है, दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट की इनएडिक्वेसी। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आती है हर 3 महीने 4 महीने पे कि कितना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे निर्भर करता है कि इन्वेस्टमेंट कितना होगा। अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो ग्रोथ कम होगी, ग्रोथ कम होगा तो रोज़गार कम होगा। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमारे देश में 70 से 75 के बीच में होवर कर रही है। अगर आप 100 कार बना सकते हैं और आपकी सिर्फ 70 कार बिक रही हैं तो आप क्यों कैपेसिटी 110 पे लाएंगे या 120 पे लाएंगे? तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट हमारे देश में उतना नहीं हो रहा जितना कि होना चाहिए। दूसरा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रहा है? वो संघर्ष क्षेत्र में जा रहा है, और संघर्ष क्षेत्र में रोज़गार पैदा नहीं हो रहा क्योंकि इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, वो लेबर डिस्प्लेसिंग टेक्नोलॉजी है। और कृषि में भी टेक्नोलॉजी इस तरह की है कि वो भी लेबर डिस्प्लेस कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर कंबाइंस, थ्रेशर्स, आलू खोदने की मशीन वगैरह। तो कृषि में भी रोज़गार जनरेट नहीं हो रहा। तो जहाँ पे 46% लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे भी नहीं जनरेट हो रहा, और जहाँ पे 6% लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे भी नहीं जनरेट हो रहा। तो ये रेजिडुअल सेक्टर बचता है। जो असंगठित क्षेत्र, नॉन एग्रीकल्चर है, वो रेजिडुअल सेक्टर है। इसीलिए माइक्रो सेक्टर इतना बड़ा हो गया। मतलब माइक्रो सेक्टर इसलिए नहीं बड़ा हुआ क्योंकि जानबूझ के कोई माइक्रो सेक्टर को बड़ा कर रहा है। कृषि में 85% जो किसान है वो छोटे किसान, 5 एकड़ से कम वाले इसलिए नहीं है क्योंकि वो चाहते हैं वो हो, लेकिन कोई चारा नहीं है, वो जाएं तो कहाँ जाएं। तो हमारी जो बेरोज़गारी है वो 4 तरह की, हम लोगों ने जो अपनी रिपोर्ट तैयार की उसमें बताया 4 तरह की है। एक तो जो काम ढूंढ रहे हैं, जिनको काम नहीं मिल रहा, उनको तो हम अनएम्प्लॉयड बोलते हैं। एक जिनको काम करना पड़ता है, चाहे वो क्योंकि वो गरीब हैं, तो वो अंडर एम्प्लॉयड हैं। तो अंडर एम्प्लॉयड मतलब कि आपको हफ्ते में पूरा काम नहीं मिल रहा, महीने में पूरा काम नहीं मिल रहा, साल में पूरा काम नहीं मिल रहा, पर आपको एम्प्लॉयड में काउंट कर लिया जाता है। तो अगर जैसे कि हमने 2021 की रिपोर्ट में, क्योंकि 2022 में लिखा था, तो 21 की PLFS रिपोर्ट में देखा कि 16% लोग हैं जिनके पास 36 घंटे से कम का काम है, और 8% है जिनके पास 24 घंटे से कम का काम है। तो जो अंडर एम्प्लॉयड हैं ये सेकंड कैटेगरी है अनएम्प्लॉयमेंट की। थर्ड वो है जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं, जो कृषि में जाते हैं खेत पे लेकिन वहाँ पे काम नहीं है, या दुकान पे बैठते हैं वहाँ पे काम नहीं है क्योंकि परिवार पूरा बैठा हुआ है वहाँ पे। तो चौथा है जिसको हम कहते हैं कि जो लेबर फोर्स जिन्होंने छोड़ ही दिया है, वो अपना जॉब ही नहीं, कोई काम ढूंढ ही नहीं रहे क्योंकि हताशा और निराशा है, तो उनको काम नहीं मिल रहा। तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। जैसे कि विजय जी ने कहा कि अगर हम कंपेयर करें और बड़ी अर्थव्यवस्था से, तो हमारे यहाँ जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 45-46% के हिसाब से अगर CMI का देखें, और अगर जो PLFS का देखें तो 52-53% है। तो ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारे देश में कम है, उसके चलते 19 करोड़ लोग हैं जिन्होंने काम देखना बंद कर दिया, जिन्होंने काम ढूंढना बंद कर दिया। तो इसलिए हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि 320 मिलियन यानी 32 करोड़ लोग हैं जिनके पास कुछ ढंग का काम है या काम है, और 28 करोड़ वो हैं जिनके पास काम ढंग का नहीं है या काम बिल्कुल नहीं है। तो हमारी समस्या ये 28 करोड़ का बैकलॉग है। और दूसरा हमने ये दिखाया कि 24
मिलियन यानी 2.4 करोड़ बच्चे हैं जिनको पोटेंशियली काम चाहिए हर साल। अब ये बात असल में सरकार कहती है कि नहीं, हमें तो 5 से 8 मिलियन चाहिए। ये ग्रोस अंडर एस्टिमेट है। वजह क्या है कि आप 15 से 64 साल की उम्र के बच्चे जो हैं वो ILO की डेफिनेशन के हिसाब से लेबर फोर्स में होने चाहिए। अब 15 साल पे तो वो अपना वो हाई स्कूल ख़त्म करके आ रहे हैं, 17 साल पे वो हायर सेकेंडरी ख़त्म करके आ रहे हैं, 20 साल पे वो अपना BA ख़त्म करके आ रहे हैं, 22 साल पे वो MA ख़त्म करके आ रहे हैं। तो हम लोगों ने काउंट किया कि कितने बच्चे हाई स्कूल ख़त्म करके आएंगे, कितने बच्चे जो हाई सेकेंडरी इंटर ख़त्म करके आएंगे वगैरह। तो हमने देखा 27 मिलियन बच्चे पोटेंशियली जॉब मार्केट में आ सकते हैं। पोटेंशियली, ज़रूरी नहीं कि सब आएंगे। उसमें से हमने 25% महिलाओं को निकाल दिया कि सोशल रीज़न से वो नहीं आ सकते, तो 24 मिलियन बच्चे बचे। तो ये जो 24 मिलियन हैं, इनके लिए हमें इनको रोज़गार की तलाश है। अब ये अलग बात है कि उनको रोज़गार नहीं मिल रहा तो वो कुछ और काम कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, जो फ्री लेबर दे रहे हैं वगैरह, पर पोटेंशियली 24 मिलियन का हमें रोज़गार तो यानी कि 28 करोड़ का बैकलॉग है, 2.4 करोड़ पोटेंशियली हैं जिनको हमें काम देना है। तो यानी कि अगर हम हर साल 6-7 करोड़ जॉब नहीं निकालते हैं तो ये समस्या हल नहीं हो सकती है। इसीलिए हमारा ये कहना है कि इसमें समय लगेगा। वो उसमें से काफ़ी कुछ नॉन फार्म होना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि एक भ्रम ये सरकार ये फैला रही है, बल्कि प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी भाई कि पिछले 4 साल Recording में in progress. वो क्लेम्स का डेटा जो पिछले है 4 साल में हमने 8 करोड़ लोगों को रोजगार वो दे दिया। क्लेम्स का डेटा भी तो कोई ओरिजिनल डेटा नहीं है ना। क्लेम्स का जो डेटा है वो एक्चुअली PLFS और ASUAS का डेटा है। तो जो उसमें गड़बड़ी है उसमें भी गड़बड़ी है। तो इसलिए ये कहना कि वो क्लेम्स के डेटा से हम इतना जो रोज़गार, तो मेरा आर्टिकल था उसमें मैंने ये सारा प्रूव किया हिंदू में कि क्लेम्स का डेटा जो वो कोई जो इंडिपेंडेंट डेटा नहीं है, वो RBI कलेक्ट नहीं करती डेटा, तो वो मैंने उसमें लिखा था। पर पॉइंट ये है कि जो आज की जो बेरोज़गारी की समस्या है वो बहुत ही भयंकर है और आने वाले समय में ये और ज़्यादा भयंकर होने वाली है। और जो माइक्रो सेक्टर है या जो कृषि में जो छोटे किसान हैं वो वहाँ पे डेस्परेशन की वजह से हैं। वो कोई जानबूझ के, वो ये नहीं कि उनको मतलब वहाँ पे कुछ वो करना चाह रहे हैं। तो इसलिए हमें तो ये देखना है कि माइक्रो सेक्टर जो है, जिसमें कि जो विजय जी ने उसका डिटेल में बताया, तो वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनके रोज़गार तो पैदा नहीं हो रहा, संघर्ष क्षेत्र में रोज़गार पैदा नहीं हो रहा, बाकी और जगह रोज़गार पैदा नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे? वो तो पकौड़े ही तलेंगे या वो सब्जी बेचेंगे। तो अगर हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे किसी तरह से तो कहाँ जाएंगे? कृषि में जो है छोटे किसान या जो 5 एकड़ से कम वाले हैं वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि माइक्रो सेक्टर में जा सकते हैं, वहाँ पे काम नहीं बढ़ रहा। तो इसलिए हमें जो समस्या है उसका एक तो पॉलिटिकल इकोनॉमी एंगल देखना है, दूसरा हमें उसकी जो डिसएग्रीगेटेड वे में कि कहाँ पे क्या समस्या है, उसका किस प्रकार से हम हल निकाल सकते हैं उसके लिए। तो ऑल्टरनेटिव मैंने फिर से कहूँगा, मैं बात ख़त्म करता हूँ क्योंकि बाकी सब भी बोलने वाले हैं। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं कि कहाँ से रिसोर्सेज आएंगे वगैरह वगैरह, वो हम लोगों ने इसमें रिपोर्ट में दिया है कि कहाँ से रिसोर्सेज आएंगे और किस प्रकार से अगर ये जो 200 नोट कराऊंगा सबको। 200 better internet connectivity and then we can continue the meeting. I think artists I'm now. हाँ, Never mind. So you can carry on. जो अगर ये 280 मिलियन को हम लोगों ने आका कि अगर उनको हम जो अभी असंगठित क्षेत्र में जो वेज है उतनी वेज पे अगर 280 मिलियन को हम और जॉब देते हैं, उनके लिए कोई प्रावधान करते हैं, कृषि में करें, माइक्रो में करें, बाकी और क्षेत्रों में। और कृषि की समस्या क्या है कि वहाँ पे आमदनी कम है, एक तो एकरेज कम है, दूसरा उनका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी सही नहीं है। तो हम लोगों ने ये कहा कि जो वर्कर है वही कृषक का सबसे बड़ा एलाई है, क्योंकि जब उसकी आमदनी ज़्यादा होगी तो फूड की डिमांड ज़्यादा होगी, जब फूड की डिमांड ज़्यादा होगी तो अपने आप प्राइस जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ऊपर जाएगा। तो इसलिए उसको कोई वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की वो अलग से डिमांड करे।
तो इसलिए हम लोगों ने ये सारी बातें अपनी रिपोर्ट में रखी हैं कि किस प्रकार का ऑल्टरनेटिव होगा जो मैक्रो होगा, जहाँ पे पर्यावरण का हम ध्यान रखेंगे, जहाँ पे तरह तरह के एम्प्लॉयमेंट का ध्यान रखेंगे और कहाँ से रिसोर्सेज आएंगे। क्योंकि जो हम लोगों ने उसमें रखा था वो ये रखा था कि हाउ टू मेक द डिज़ायरेबल फीजिबल। तो डिज़ायरेबल को फीजिबल बनाने के लिए संसाधन कहाँ से आएंगे उसको बताना बहुत ज़रूरी था। तो काले धन की अर्थव्यवस्था जो है वो इतनी ज़्यादा व्यापक है हमारे देश में, उसके चलते हुए साधन नहीं आते। वी आर वन ऑफ द लीस्ट टैक्स नेशन। हमारा डायरेक्ट टैक्स जीडीपी रेशियो 6.2% है। हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स का है वो 11% है। तो हम कुल 17% टैक्स जीडीपी रेशियो है, जबकि और ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी वो जो डायरेक्ट टैक्स जीडीपी रेशियो वो 11-12% होता है। तो अगर हम अपना जब काले धन की अर्थव्यवस्था पे अंकुश लगा पाए तो उससे संसाधन आएंगे। अगर हमने अपने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस में बदलाव किया, पब्लिक फाइनेंस का बदलाव किया, अगर हम वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स और गिफ्ट टैक्स इन पे अगर ध्यान देंगे तो हम रिसोर्सेज निकाल सकते हैं। और रिसोर्सेज की कमी नहीं है हमारे देश में। ये भी हम लोगों ने ऑल्टरनेट बजट में रखा था 93-94 में, इसमें भी रखा है कि रिसोर्सेज के संसाधनों की कमी नहीं है देश में। क्योंकि अगर कमी है तो वो लग्जरी कंजम्पशन के लिए कमी है, वो जो आम आदमी के कंजम्पशन के लिए कमी नहीं है। तो ये सारी बातें हमने रखी हैं कि साधन कहाँ से आएंगे वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें एक मैक्रो फ्रेमवर्क में रखते हुए जो विजय जी ने कहा, जो अपना संतोष ने कहा, जो अपना अनुपम ने कहा, तो इस सब को अगर हम एक सारा मैक्रो फ्रेमवर्क में बांध के रखेंगे और ये एक कोशिश करेंगे कि कोई सोशल फोर्सेस इसको अडॉप्ट करें तो बात फिर आगे और चलेगी। तो सोशल फोर्सेस भी हमको साथ अपने जोड़ने पड़ेंगे, जिससे कि जो पॉलिटिकल इकॉनमी में जो देखिए कैपिटलिस्ट जो है और जो वेल ऑफ क्लास है उसको तो अनएम्प्लॉयमेंट से और अनऑर्गेनाइज सेक्टर से सस्ता लेबर मिलता है। ये रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर है। तो वो तो नहीं चाहेंगे कि ये अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो या जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ख़त्म हो, तो उनका रेजिस्टेंस रहेगा। वो तो बार बार यही कहेंगे कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, अगर आप ये करेंगे तो इन्फ्लेशन तेज़ हो जाएगा और इन्फ्लेशन तेज़ हो जाएगी तो परेशानी होगी। तो इसमें इन्फ्लेशन को भी साथ में जोड़ते हुए किस प्रकार से हम करेंगे तो ये उसका रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ। So thank you very much, and I'm very happy that you all came, and also people who were on the Zoom. Thank you very much for staying on. Thank you.